गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर रीड करेंगे संघवाद। ठीक है, संघवाद से पहले मैं आपको एक बार, आपकी बुक है आप भी देख लेना इस मैप को। ये जो एरिया लाइनिंग शेड्यूल रीजन दिखा रखा है, ये पाकिस्तान का एरिया दिखा रखा है, पूर्वी पाकिस्तान। 1947 का ये मैप है, पूर्वी पाकिस्तान एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, और ये जो क्या नाम है, फ्रांस जहाँ ये एरिया लिखा हुआ है, और पै से जहाँ लिखा हुआ है वो पुर्तगाल का एरिया है। ठीक है, इस तरीके से इंडिया को पूरे कंप्लीट उसमें, जैसे ये पूरा एरिया राजपूताना के अंदर आता है। ठीक है, जहाँ आज हम इस एरिया को गुजरात से जानते हैं, वो एरिया पूरा कंप्लीट एंटायर राजस्थान और यहाँ पर ये राजपूताना के एरिया से आता है। यहाँ पर ये हैदराबाद है। ठीक है, और हैदराबाद अभी ये तेलंगाना का रीजन है, और ये कंप्लीट जो है ये आपको दिखा रखा है मद्रास का रीजन, जिसे आज हम यहाँ से इतना एरिया किसका है, तमिलनाडु का है। देन आफ्टर यहाँ से आंध्र प्रदेश। ऊपर हमारा रीजन किसका है, उड़ीसा का रीजन दिखा रखा है। ठीक है, तो आप इसे कर लेना, ये पॉलिटिकल मैप है। फिर उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर आप क्या अध्ययन करेंगे, दो मैप हैं आपके सामने। सबसे पहली बात, आपको 1947 का मैप क्लियर होना चाहिए। देन आफ्टर आपको 2017-18 का भी मैप क्लियर होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन कौन सी मतलब ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो कहाँ पर है। इस अध्याय में राजनीतिक मानचित्र दे रखे हैं, एक 1947 का, एक 2017 का। इन्हें देखना है आपको। इनमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। राज्यों की सीमाएं, नाम बदल दिए गए हैं, राज्यों की संख्या में भी परिवर्तन हो गया है। आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने महत्व प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था। फिर कुछ देसी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया था। कुछ देसी रियासतें थी नियर अप्रॉक्स 500, जिन्हें भारत में विलय किया गया था, मिलाया गया था। इन्हीं देसी रियासतों को प्रांतों से जोड़ा गया था। इसे आप 1947 के मानचित्र में देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि राज्यों की सीमाएं, रिसेंटली भी आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की यदि बात करें तो वहाँ पर उन्हें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 370 आर्टिकल को वहाँ से हटा दिया गया है, और अब वहाँ पर दो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, एक जम्मू है एंड एक लद्दाख है। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो जो नाम है, सीमाएँ हैं, वह समय के अनुसार बदलती रहती हैं। इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है कि बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुसार उनके नाम भी बदल दिए गए हैं। जबकि मैसूर का नाम कर्नाटक, मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया है। ये मानचित्र 70 वर्ष में हुए परिवर्तनों को दिखाते हैं। एक तरह से ये नक्शे हमें भारत में संघवाद के कामकाज की कहानी कहते हैं। देखिए आपका चैप्टर क्या है, संघवाद है। देखिए इस चैप्टर में पढ़ने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट थिंग, संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था संबंधी जो भी प्रावधान क्या हैं वो आपको पता चल जाएंगे। केंद्र व राज्यों से जुड़े जो मुद्दे हैं, विशेष किस्म की बुनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारण विशिष्ट प्रावधान क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पहले किस नाम से जाने जाते थे, मद्रास के नाम से जाने थे। ठीक है, यहाँ पर ये त्रावणकोर, जिसे हम केरल के नाम से, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक, ये गुजरात का एरिया जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अब गुजरात का एरिया कहाँ पर है, ये है। ठीक है, ये महाराष्ट्र है। राजपूताना जो क्षेत्र था उसमें से ये गुजरात का। ठीक है, हरियाणा और पंजाब पहले एक थे, वो भी अलग अलग हो गए हैं। उत्तर प्रदेश और ये जो उत्तराखंड है ये पहले एक थे, ये भी अलग अलग हो गए हैं। और अब की यदि बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तेलंगाना राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश, और पहले इसे हैदराबाद से जाना जाता था, हैदराबाद रियासत से जाना जाता था। यहाँ पर ये उड़ीसा। वेस्ट बंगाल जो है वो बंगाल का पार्टीशन हुआ, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे जो पूर्वी पाकिस्तान बना, तो यहाँ पर जो बना ये क्या है, वेस्ट बंगाल बना। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल मैप है, आप इसे क्लियर कर लेना। फिर उसके बाद देखिए संघवाद क्या है, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं।
सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, ठीक है। यूएसएसआर की मैं बात करूं तो जो सोवियत संघ है वह क्या था, एक महाशक्ति था, एक काफ़ी बड़ी शक्ति था। आपको पता है पूरा विश्व जो है वह 2 गुटों में विभाजित था, एक यूएसए एंड सेकेंड इज यूएसएसआर। पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बट गया। यूएसएसआर संघ जो सोवियत संघ है वो नियर अप्रॉक्स 15 कंट्रीज़ के अंदर, मतलब टोटल 15 गणराज्यों के रूप में विभाजित हो गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना दिया। क्या बना दिया? कुछ देशों ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना दिया। सोवियत संघ के विघटन की प्रमुख कारण वहाँ महाशक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थी। सबसे बड़ी बात, सोवियत संघ का जो विघटन था उसके रीज़न क्या थे? शक्तियों का जमाव, ठीक है, और अत्यधिक, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस एज़ कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। फिर कहता है इसके अलावा उज्बेकिस्तान की बात करूं तो वहाँ पर अलग भाषा थी, संस्कृति अलग थी, ठीक है। और इसी क्षेत्र ने, मतलब रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। कुछ अन्य राज्य थे जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई थी। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं है कि 1947 की दुखद विभाजन जो हमारा हुआ था स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों में, यदि मैं पिछले 6 दशकों की बात करूं, और अब तो हमें 7 दशक हो गए हैं लगभग, तो 7 दशकों की मैं बात करूं तो तब से लेकर उसकी जो स्वतंत्रता है वह अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है। ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे, पर वे एकजुट न रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। देखिए, संघीय व्यवस्था अपनाई गई है तो संघीय व्यवस्था के साथ उसकी प्रकृति और व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। वेस्ट इंडीज़ में संघवाद देख लेते हैं। आपने वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा लेकिन क्या वेस्ट इंडीज़ नाम का ही कोई देश है? भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज़ भी है जो वह अंग्रेज़ों का उपनिवेश रहा। 1958 में वेस्ट इंडीज़ जो संघ है, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ का जन्म हुआ। कब हुआ? 1958 में हुआ। इसकी केंद्रीय सरकार कमज़ोर थी। प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अवस्था थी। जितनी भी इसकी यूनिट्स थी, जितने भी इसके पार्ट्स थे, सबकी मतलब अपनी स्वतंत्र इकोनॉमी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया गया। बाद में 1972 की चिगू आरामस संधि के अनुसार, देखिए 1962 में जो इस संघ था वह भंग कर दिया गया। 1973 में एक ट्रीटी सिग्नेचर हुई जिसका नाम क्या है? चिगू आराम्स है, ठीक है। प्रायद्वीपियों ने इन्होंने एक ट्रीटी सिग्नेचर की जिसके अंदर एक साझी संसद होगी, इनकी सर्वोच्च न्यायालय होगा। दूसरा, मुद्रा और कैरेबियन समुदाय होंगे, नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का इन्होंने निर्माण किया। कैरेबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी थी और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य हैं। इस प्रकार वहाँ की इकाइयाँ ना तो एक देश के रूप में रह सकी और ना ही वे अलग अलग रह सकें। भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल है। इसमें अनेक विविधताएं हैं। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। आपको पता है यहाँ पर विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वे विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी भी निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी ज़मीन पर रहते हैं। हमारी जो ज़मीन है वह साझी है। हम एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा एक साझा इतिहास भी है, खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने विविधता को एकता के रूप में परिभाषित किया है। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी गई है, उपाधि भी दी गई हैं। संघवाद में कोई ऐसी निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक
ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू ना हो सके। किसी की कैसी भी ऐतिहासिक स्थिति रही हो, सभी में ये लागू हो सकते हैं। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। जो संघीय राज्य का जो मॉडल है वो कहाँ से आया? अमेरिका कंट्री से आया। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, अमेरिका कंट्री से आया। लेकिन यदि जर्मनी और इंडिया का जो संघवाद, जो फेडरलिज्म है, उससे यह डिफरेंट है, या ये कह सकते हैं इंडिया का जो संघवाद प्रक्रिया है वह अमेरिका से डिफरेंट है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएँ हैं और विचार अवश्य हैं। वो हम देख लेते हैं कि संघवाद के अंदर कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। निश्चित रूप से संघवाद जो है वह एक संस्थागत प्रणाली है। संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। दो प्रकार की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं, समाहित किए गए हैं। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की होती है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती हैं। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में कैसी है? एक हैरी नागरिकता है। ठीक है, राज्य स्तर पर कोई नागरिकता नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर ही नागरिकता है। और यदि मैं यूएसए की बात करूँ तो वहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप है। भारत की बात करें तो यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। इस प्रकार लोगों को दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। दो पहचान होती हैं उनकी। वो दो पहचान किस तरीके से? वे अपने क्षेत्र में की भी होते हैं और राष्ट्र की भी होते हैं। जैसे हम में से कोई गुजराती है या झारखंडी होने के साथ साथ वह भारतीय भी है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं। वहाँ एक अलग प्रकार की सरकार भी होते हैं। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद है। यह संविधान जो है वह सर्वोच्च होता है। दोनों सरकारों की शक्तियों का भी स्रोत है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा, मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। प्रतिरक्षा की बात करें, डिफेंस की बात करें या मुद्रा से संबंधित चीज़ों की बात करें तो वह अधिकार केंद्र के पास होता है। क्षेत्रीय जो स्थानीय महत्व के विषय हैं उन पर प्रांतीय जो सरकार होती है वह जवाबदेह होती है, वह रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ के लिए। केंद्र और राज्यों के माध्यम से किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। न्यायपालिका मैं आपको पढ़ा चुकी, वे स्वतंत्र हैं। और जब भी केंद्र या राज्यों के बीच में कोई भी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे सुलझाने के लिए न्यायपालिका होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार है। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीतिक संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चल जाता है। देखिए, संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीतिक, सांस्कृतिक, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। यदि इनमें आपसी विश्वास है, सहयोग है, सम्मान है, संयम की संस्कृति है तो संघवाद का जो काम है वह आसान हो जाता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। जो वहाँ की पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनका जो व्यवहार है उनसे भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समूह और विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ या लोग नहीं हैं उनमें विरोध पनपता है। देखिए, यदि कोई एक इकाई या प्रांत या भाषाई समूह, विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ या लोग नहीं हैं उनमें विरोध पनपता है। ऐसी स्थिति में जो नाराज़ इकाइयाँ हैं अपने अलग होने की मांग उठाती हैं। ठीक है, देखिए, जिनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, जिनका दबदबा सरकार के ऊपर नहीं है, वो लोग अलग होने की मांग कर सकते हैं। और नौबत जो है वह यहाँ तक आ सकती है कि गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहुत से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा है। ठीक है, जिनकी वजह से वहाँ के लोगों ने जब विरोध किया तो क्या हो गया है, वहाँ पर पार्टीशन हो गया है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे नाइजीरिया में संघवाद। यदि किसी देश में विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास
नहीं करते तो संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। संघीय व्यवस्था से भी वहाँ पर एकता नहीं आ सकती है, वह अक्षेत्र आपस में विभाजित हो सकते हैं। इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। कौन सी कंट्री का हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं? नाइजीरिया का ले रहे हैं। 1914 तक 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। किसके उपनिवेश थे? ब्रिटेन के। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया था। नाइजीरिया की 3 बड़ी जातीयता कौन कौन सी हैं यहाँ पर? एरुबा, इब्रो और हाउस ऑफ फुलानी हैं। इनके नियंत्रण में क्रमश से देश के 3 अक्षेत्र थे, पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो कंट्रोल था वो इन्हीं का था। इनके नियंत्रण में इन क्षेत्रों पर अपना अपना नियंत्रण था। इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बन गया। ये जो समुदाय थे, ये जो जातीयताएं थीं, ये अपना मतलब क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे। इसी वजह से यहाँ पर संघर्ष का माहौल उत्पन्न हो गया था। वहाँ एक सैनिक शासन की स्थापना हुई, जिससे यहाँ पर क्या हुई? एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय जो सरकारें हैं संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस पर नियंत्रण करती थी। 1960 में जो संविधान में केंद्र और जो प्रांतीय सरकारें थी वह संयुक्त रूप से नाइजीरिया पर पुलिस नियंत्रण रखती थी। 1979 में सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं होता है। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे। नाइजीरिया संघ के सामने यह समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक और जातीय आर्थिक मतभेद रहे। क्लियर हो गया आपको इतना? अब उसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान में संवाद। आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश में शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटा जाना जरूरी होगा। ठीक है, जो हमारे इंडियन जो हमारे नेता थे वो इस चीज़ से पहले ही सहमत थे कि भारत एक विशाल देश है। इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट का 2 पार्ट्स होने जरूरी हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक क्षेत्र के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट होनी जरूरी है। उन्हें यह भी मान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं। ठीक है, क्षेत्र रीजन के अकॉर्डिंग और भाषा के आधार पर यहाँ पर विभिन्न विविधताएं हैं। इन विविधताओं को मान्यता देने की भी आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्र और भाषा भाषी लोगों को मतसत्ता में सहभागिता करनी थी तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था, मतलब जरूरी था। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। देखिए यहाँ ये चीज़ प्री डिसाइडेड थी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में गवर्नमेंट होगी, क्योंकि क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी उसको इम्पोर्टेंस देनी थी। बट ये था क्वेश्चन ये था यहाँ पर कि कितनी इम्पोर्टेंस दी जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार सरकारों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया था। पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया था कि जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग, एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का सहयोग पर आधारित हो। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के लिए ही संविधान एकता पर बल देता है। ठीक है, एकता पर बल किस लिए दिया गया है? ताकि विविधता जो यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, सेक्शंस, कम्युनिटी, रिलीजन, उनको मतलब एकता में कन्वर्ट किया जा सके। मिसाल के तौर पर क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि भारत के संविधान में अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर जैसे संघवाद क्या होता है, फेडरलिज्म होता है, तो इस इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं
नहीं किया गया बल्कि यूनियन का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए ही संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है, दोनों के लिए एक है। बट इंग्लिश के लिए यदि हम देखें तो हमने फेडरेशन वर्ड को यूज़ नहीं किया है, यहाँ हमने यूनियन वर्ड को यूज़ किया है। ये यहाँ से क्लियर आपको हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 1 में देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर 1 क्या है? भारत जो है अर्थात इस इंडिया जो है वह राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड क्या है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो सेकंड है, राज्य और जो उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्धारित किए गए हैं। क्लियर हो गया आपको इतना?